नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और गुरुवार शाम 7 बजे प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 10वां समन जारी किया, घर की तलाशी ली और फिर गिरफ्तार कर लिया। इस बीच दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। तो आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल ने किस आधार पर 9 समन दरकिनार किए और क्या गिरफ्तारी के बाद भी वो जेल से सरकार चला पाएंगे। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल से जुड़ा मामला क्या है और इसमें ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेजे। इसकी शुरुआत जब होती है जब दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू की। इसमें शराब दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसमें मनोज सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी और 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों के आरोपी बनाया गया था। विवाद को बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी और 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी है। ये किस हैसियत से होगा, इसका खुलासा ईडी ने अब तक नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल से संबंधित एक विटनेस है। केजरीवाल से गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन के लिए जुटाए गए चंदे के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष 9 समन जारी होने के बाद भी ईडी के सामने केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पहले समन के जवाब में असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखा। समन में यह क्लियर नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, यानी इस मामले में आप मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध। आप मुझे दिल्ली के सीएम के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में। ऐसा लग रहा है कि यह मछली पकड़ने के जाल की तरह है। ईडी ने केजरीवाल को 4 महीने के अंदर 9 समन भेजे। उनमें एक समन में केजरीवाल ने क्या जवाब दिए मैं आपको बताता हूँ। ईडी की ओर से केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को मिला। उसमें केजरीवाल ईडी को जवाब देते हैं, गैरकानूनी और राजनीतिक बताकर वो पेश नहीं होते हैं। दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को मिला। उसमें कहते हैं कि जांच राजनीति से प्रेरित बताकर फिर पेश नहीं हुए। तीसरा समन 3 जनवरी 2024 को मिलता है। उसमें चुनाव से पहले प्रचार को रोकने का आरोप लगाकर पेश नहीं होते हैं। चौथा समन उन्हें 18 जनवरी 2024 को मिलता है। उसमें वो कहते हैं कि प्रचार से रोकने का आरोप लगाकर फिर पेश नहीं होते हैं। पांचवा समन 2 फरवरी 2024 को मिलता है। उसमें गैरकानूनी राजनीति से प्रेरित बताकर फिर पेश नहीं हुआ है। छठा समन 14 फरवरी 2024 को मिलता है। उसमें भी गैरकानूनी राजनीति से प्रेरित बताकर फिर पेश नहीं हुआ है। सातवां समन 22 फरवरी 2024 को मिलता है। उसमें भी गैरकानूनी राजनीति से प्रेरित बताकर फिर पेश नहीं हुआ है। 8वां समन उन्हें 4 मार्च 2024 को मिलता है, जिसमें वो समन को गैरकानूनी बताते हैं एक बार और लेकिन जवाब देने को तैयार हो। 9वां समन जब उन्हें 16 मार्च 2024 को मिलता है तो उसमें समन को अवैध बताते हुए वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं। क्या किसी सीएम को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A के अनुसार प्रधानमंत्री, केंद्र में मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, सीएम, विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है। संपत्ति, कर्ज, धार्मिक वाद विवाद और अधिकार आदि संबंधी मामले सिविल कहलाते हैं। क्रिमिनल केस में किसी भी जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी संभव है। शराब घोटाले में क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। सीएम केजरीवाल को भी कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के कई समन दरकिनार किए थे। ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अगला सवाल यह है कि क्या गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जेल जाने पर किसी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। विधायक या सांसद जेल जाए तो सरकारी कामकाज में बाधा नहीं पड़ती। मंत्रियों के जेल जाने पर भी उनके विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जेल जाने के बावजूद मंत्री पद से बर्खास्त नहीं करने पर राज्य सरकार की आलोचना की थी। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले अपना त्यागपत्र दे दिया था।
चारा घोटाले की गिरफ्तारी से पहले लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी को सीएम बना दिया था। इसी तरह जयललिता ने भी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल जेल जाने पर भी कानून के दायरे में सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन जेल जाने के बावजूद त्यागपत्र नहीं देने पर राज्य सरकार में संवैधानिक संकट हो सकता है। रही बात किसी के अयोग्य घोषित होने के, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8(3) में इसके लिए एक नियम है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि 2 साल या उससे भी ज़्यादा की सज़ा होती है तो वह उस पद के लिए अयोग्य हो जाता है। अब अगला सवाल यह है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से भी सरकार चला सकते हैं? छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीआईजी जेल के गुप्ता कहते हैं कि जेल से सरकार चलाने का कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोई कोर्ट की अनुमति की ज़रूरत है। यदि वो कोर्ट की अपील खारिज कर दें तो ऊपरी कोर्ट में अपील की जा सकती है। अभी तक तो देश में जेल से सरकार चलाने की किसी को परमिशन नहीं मिली है। जब भी कोई कैदी के रूप में जेल में आता है तो भले ही वो विचाराधीन कैदी ही क्यों न हो, उसके सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। इसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। सीएम हो या पार्षद, जेल के अंदर सबके एक जैसे अधिकार है। रही बात मीटिंग की, तो जेल में ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के वकील शीर्ष श्रीवास्तव भी कहते हैं कि सरकार चलाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। जमानत या सरकार चलाने के आदेश के लिए जिस पीएमएलए कोर्ट में जेल भेजा है उसके पास जाना होगा। अगर पीएमएलए कोर्ट अपील खारिज करती है तो ऊपर के कोर्ट जाया जा सकता है। जैसे 2 फरवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। सोरेन ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बर और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि वे हाईकोर्ट जाएं। कोर्ट ने कहा था कि अदालतें सभी के लिए खुली है और हाईकोर्ट की संवैधानिकता अदालत ही है। एक सवाल और उठ के आता है कि क्या जेल में बंद किसी सीएम के सरकारी आदेश पर दस्तखत लिए जा सकते हैं? कोर्ट की अनुमति से किसी कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील के माध्यम से कोई भी विचाराधीन कैदी किसी दस्तावेज पर दस्तखत कर सकता है। कानूनी कार्रवाई से आशय जमानत याचिका या लीगल असिस्टेंस से है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मंत्रालय के फाइल पर कोई व्यक्ति मुलाकात करने के लिए आए और दस्तखत करा कर ले जाए। दरअसल जब भी कोई सरकारी दस्तावेज जारी होता है तो उस पर आदेश की तारीख होती है। यदि जेल में रहने के दौरान सीएम किसी फाइल पर दस्तखत करते हैं तो वह अवैध माने जाएंगे। प्रॉपर कोर्ट की परमिशन से की गई कार्रवाई ही वैध मानी जाएगी। जेल विभाग या तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। वो अपने सीएम को जेल में सरकार चलाने की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकता। संविधान के अनुसार राज्य सरकार को केवल कैदियों की देखभाल और सुरक्षा का दायित्व है। कैदी कब तक जेल में रहेगा और बाहरी दुनिया के लिए क्या गतिविधियां कर सकता है, ये अनुमति देना कोर्ट का अधिकार है। कुछ लोग यहाँ सवाल पूछते हैं कि जेल में बंद सीएम से कोई कितनी बार मिल सकता है? जेल में बंद कैदी का वकील कितनी भी बार उनसे मिल सकता है? दिल्ली सरकार के जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में बंद हर कैदी को सप्ताह में 2 बार अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलने की अनुमति है। हर मुलाकात के लिए आधे घंटे का समय दिया जाता है। एक मुलाकात में 3 लोग कैदी से मिल सकते हैं। मैनुअल के हिसाब से मुलाकातें अल्फाबेटिक होती है। ऐसा नहीं है कि जेल में कोई विशेष आदमी हो तो उससे पहले मिलने की अनुमति होगी। ऐसे में ये संभावना नहीं है कि कोई सीएम जेल में बंद हो तो उसे अनलिमिटेड मुलाकातों का लाभ मिलेगा। फिर भी जेलर अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए एक से ज़्यादा मुलाकातों का लाभ दे सकता है। आमतौर पर जेलर ऐसे फैसले बहुत कम करते हैं क्योंकि उन्हें इसकी पूरी डिटेल कोर्ट में बतानी पड़ती है। यदि कोर्ट को लगता है कि जेलर ने गैर जरूरी मुलाकात करवाई तो एक्शन भी हो सकता है। आतिशी ने भी कल कहा कि जरूरत पड़ी तो जेल में ही कैबिनेट की मीटिंग होगी, और क्या ऐसा हो सकता है? दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सारे अधिकारी जेल में होंगे और वहीं कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। ऐसे में जेल मैनुअल कहता है कि कोर्ट की सुनवाई या टेलीमेडिसिन के अलावा जेल में कोई मीटिंग नहीं हो सकती। आज तक ऐसा कोई उदाहरण भी सामने नहीं आया कि जब किसी नेता को कोर्ट ने कोई सरकारी या राजनीतिक बैठक करने की अनुमति दी हो। जेल में बंद विचाराधीन कैदी के रूप में बंद सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, लेकिन जेल में मीटिंग नहीं कर सकता। सदन की कार्रवाई में भाग लेने की परमिशन से कोई नियम नहीं है। यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात से संतुष्ट है कि जिस जनता ने विधायक को चुना है उसकी आवाज़ उठाने के लिए जनप्रतिनिधि का सदन में होना बहुत जरूरी है, तो इस आधार पर कोर्ट परमिशन दे सकता है। हाल ही में 22 फरवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका लगाई थी, उन्हें बजट सत्र में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। इसे खारिज कर दिया गया। फिर सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले 2018 में जिला कोर्ट के झरिया के विधायक संजीव सिंह को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी। हर राज्य में जेल मैनुअल अलग अलग होता है, लेकिन मोटे तौर पर नियम लगभग एक जैसे ही होते हैं।
अब आने वाले टाइम में देखना है कि ईडी और कोर्ट मिलकर अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप तय कर पाते हैं। और अगर आपको ऐसी न्यूज़ और खबरें देखना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।